में एक वस्तु खरीदा और इसे 28% हानि पर बेच दिया। इस राशि से उन्होंने एक और वस्तु खरीदा और इसे 50% लाभ पर बेच दिया। उसका समग्र लाभ प्रतिशत ज्ञात कीजिए। हमको क्या चाहिए? परसेंटेज में लाभ परसेंटेज हमको ज्ञात करना है। जब भी परसेंटेज का बात कहें तो हमको एक्चुअल वैल्यू से कोई फर्क नहीं पड़ता। इस एक्चुअल वैल्यू को भूल जाइए और क्वेश्चन इस तरह से सॉल्व करेंगे। देखिए क्या करा है, रिंकू ने एक वस्तु खरीदा। मान लीजिए रिंकू 100 रुपया में एक वस्तु खरीदा था। उसने क्या करा, 28% हानि पे बेच दिया। तो 28% हानि पे बेचा तो उसने कितना परसेंट में बेचा, कितना रुपया में बेचा? तो 72 रुपया में। यानी 100 का 28% अगर छोड़िएगा तो ये कितना हो जाएगा? 72 रुपया में। अब करा कि 72 रुपया में उसने एक और वस्तु खरीदा और इसे 50% लाभ पे बेच लिया। यानी 72 रुपया में एक वस्तु खरीदा और इसे 50% प्रॉफिट पे बेच लिया। यानी 50% का कहने का मतलब 1/2, यानी 72 का 1/2 निकालिएगा तो ये कितना हो जाएगा? 36, यानी 36 रुपया एक्स्ट्रा। यानी 72 में 36 जोड़िएगा तो ये कितना हो जाएगा? 108 रुपया। यानी 100 रुपया का सामान अब उसने कितना में बेच रहा है? 108 रुपया में। यानी प्रॉफिट कितना का हो रहा है? 8% का प्रॉफिट हो रहा है। यानी 100 में जितना का ज़्यादा उतना प्रॉफिट। यानी करेक्ट आंसर ऑप्शन बी इस प्रश्न का करेक्ट जवाब हो जाएगा। कौन सा? ऑप्शन बी। नेक्स्ट अगला प्रश्न देखिए, लिख रहा है किसी वस्तु की अंकित मूल्य पे 10% छूट देने के बाद इसे 360 रुपये में बेचा जाता है। यदि छूट नहीं दी जाए तो 25% का लाभ होता है। वस्तु का क्रय मूल्य ज्ञात कीजिए। देखिए अंकित मूल्य पे 10% का छूट दे रहा है। मान लीजिए अंकित मूल्य ए है, उस पर 10% छूट दे रहा है तो कितना में बेच रहा है? 90/100 में। यह कितना के बराबर है? 360 रुपया के बराबर है। जब इसको सॉल्व कीजिएगा तो 0 से 0 कैंसिल, 9 से 36 कट जाएगा, 9 चक 36, 4 मरते। यानी अंकित मूल्य कितना था? 400 रुपया। अब क्या कर रहा है क्वेश्चन में, कह रहा है कि यदि छूट नहीं दी जाए तो 25% का लाभ होता है। लाभ किस पे होता है? उसकी कॉस्ट प्राइस पे। कॉस्ट 25% का फ्रैक्शन वैल्यू कितना होता है? 1/4। ठीक, यानी 4 रुपया का सामान 1 रुपया प्रॉफिट 5 रुपया में बेचा जा रहा है। यानी अगर प्रॉफिट यानी कॉस्ट प्राइस के मान ले, क्रय मूल्य के, तो कॉस्ट प्राइस का कितना? 5/4। यानी इसका 5/4 निकालिएगा तो ये कितना के बराबर आ जाएगा? 400 के बराबर आ जाएगा। क्लियर है? अब इसको सॉल्व कीजिएगा तो 5 से काट जाए, 5 8 40, यानी 80 मरते। यानी क्रैमुल के फोर क्रैमुल कितना हो जाएगा? 80 गुने 4, यानी 8 चक 32, यानी 320 रुपया। इसका क्या आ जाएगा? क्रैमुल आ जाएगा। यानी करेक्ट आंसर ऑप्शन सी इस प्रश्न का करेक्ट जवाब हो जाएगा। कौन सा? ऑप्शन सी। नेक्स्ट अगला प्रश्न देखिए, लिख क्या रहा है, दो संख्या का योग दिया गया है 520 रुपया। यदि बड़ी संख्या में 4% की कमी होती है और छोटी संख्या में 12% का वृद्धि हो तो प्राप्त संख्या बराबर हो जाती है। तो छोटी संख्या ज्ञात कीजिए। मान लीजिए B4 बड़ी संख्या है। बड़ी संख्या में क्या कर रहा है? 4% का कमी कर रहा है, यानी बड़ी संख्या का 96%। छोटी संख्या C4 छोटी संख्या का कितना? 12% वृद्धि के बराबर है, यानी 112/100। जब इस 0 से 0 100 से 100 कट जाएगा, यानी B/C का रेशियो निकालिएगा तो ये कितना आ जाएगा? 112/96। 112/96 ये कट जाएगा कितना से? 16 से कट जाएगा। 16 से काटिएगा तो ये कट जाएगा आपको कितना मरते? 16 सत्ते बोलोतल से 7 मरते, 16 छक 96, यानी 6 मरते, यानी 7/6। मान लीजिए बड़ी संख्या 7 यूनिट है तो छोटी संख्या कितना होगा? 6 यूनिट। कर आए तो छोटी संख्या ज्ञात कीजिए। सोचा दो संख्याओं का योग 520 रुपया, यानी दो संख्या बड़ी और छोटी, यानी 7 और 6 कितना हो जाएगा? 13 यूनिट का वैल्यू कितना दिया गया? 520 रुपया। 13 यूनिट का वैल्यू 520 रुपया। एक यूनिट का वैल्यू कितना हो जाएगा? 1352, यानी 40 रुपया। हमसे पूछ रहा है छोटी संख्या। छोटी संख्या कितना है? 6 यूनिट। एक यूनिट का वैल्यू 40 है तो 6 यूनिट का वैल्यू कितना हो जाएगा? 40 गुने 6, 6 4 के 24, 240 रुपया। यानी करेक्ट आंसर कौन सा होगा? ऑप्शन सी इस प्रश्न का करेक्ट जवाब हो जाएगा। कौन सा? ऑप्शन सी। नेक्स्ट अगला प्रश्न देखिए क्या कर रहा है। देखिए 12 खिलाड़ियों वाली टीम की औसत आयु 24 वर्ष है। यदि कोच की आयु को भी शामिल कर लिया जाए तो औसत आयु में 2 वर्ष की वृद्धि हो जाती है। कोच की आयु ज्ञात कीजिए। देखिए 12 व्यक्ति के एवरेज कितना दिया गया? 24। ठीक है, अगर कोच भी 24 वर्ष का ही आता, कोच, ए फॉर कोच लिख रहा है, सी फॉर कोच,
कोच भी अगर 24 वर्ष का ही आता तो एवरेज में कोई वृद्धि या कमी नहीं होता। लेकिन इसने क्या किया, कोच के शामिल होने से क्या हुआ, सबके औसत में 2 की वृद्धि हो गई। यानी हर व्यक्ति में कितना का वृद्धि हो गया, 2-2 रुपया का वृद्धि हो गया। यानी पहले व्यक्ति कितना था 12, और व्यक्ति की संख्या कितना हो गया, 13 व्यक्ति हो गया, 13 व्यक्ति हो गया। और सब में 2 की वृद्धि हो गया, यानी 13 दूना 26 का वृद्धि हो गया, 13 दूना 26 का वृद्धि हो गया। यानी अगर कोच 24 वर्ष का आता तो कोई दिक्कत नहीं होता, लेकिन कोच जो है 24 लेके तो आया ही, लेकिन साथ में 26 एक्स्ट्रा लेके आ गया। कितना, 26 एक्स्ट्रा लेके आ गया। यानी 6 4 10, 2 2 4 1 5, यानी कोच की आयु कितना हो जाएगा, कोच की आयु कितना हो जाएगा, 50 वर्ष, 15 ईयर। ये बात समझ में आया आपको, क्लियर है? यानी ऑप्शन ए इस प्रश्न का करेक्ट जवाब हो जाएगा। कौन सा, ऑप्शन ए। इस बात को एक बार और समझ लीजिए, कहीं समझ में ना आए। देखिए क्या कर रहा है, 12 खिलाड़ियों वाली एक टीम की औसत आयु 24 वर्ष है। यदि कोच की आयु को भी शामिल कर लिया जाए तो औसत आयु 2 वर्ष की वृद्धि हो जाती। कोच की आयु ज्ञात कीजिए। अगर कहता कि कोच की आयु को शामिल करने के बाद औसत में कोई वृद्धि नहीं होता तो कोच की आयु कितना था, 24 वर्ष। अगर कोच 24 वर्ष का ही आता तो उसमें कोई दिक्कत नहीं होता, लेकिन कोच के आने से क्या हुआ, 2 वर्ष का वृद्धि हुआ। वृद्धि एवरेज का मतलब क्या होता है, सब में 2-2 की वृद्धि। पहले व्यक्ति 12 था, अब कोच व्यक्ति आने से व्यक्ति की संख्या कितना हो गया, 13, और सब में 2 की वृद्धि, यानी 13 दूना 26 का वृद्धि। यानी कोच अपने से 26 एक्स्ट्रा लेके आया, यानी एवरेज से 26 एक्स्ट्रा लेके आया। यानी कोच की आयु कितना था, 50 वर्ष, 15 ईयर। यानी करेक्ट आंसर कौन सा होगा, ऑप्शन ए। क्लियर है? नेक्स्ट लिख रहा है, अंग्रेजी वर्णमाला में एक अक्षर को यथाधिक चुना जाता है, स्वर्ण आने की क्या प्रत्याशा है? देखिए वॉवेल कितना होता है, तो वॉवेल हमको पता है कि 5 वॉवेल होता है। और टोटल वर्णमाला अल्फाबेट का बात किया जाए तो अल्फाबेट कितना होता है, 26। हमको क्या कर रहा है, एक अक्षर चुनना है, यानी उसमें से वॉवेल में से एक अक्षर चुनना है। यानी 5 में से C1 चुनेंगे। नीचे क्या, कौन अल्फाबेट कितना है, टोटल 26 अल्फाबेट होता है, उसमें से भी एक चुनना होगा। यानी प्रोबेबिलिटी निकालना है, यानी 5C1। यानी NCR का फॉर्मूला क्या होता है, तो आपको पता होना चाहिए, फैक्टोरियल n डिवाइड बाय फैक्टोरियल r इंटू फैक्टोरियल n माइनस r होता है। ठीक है, अब देखिए फैक्टोरियल 5C1 को क्या लिख सकते हैं, फैक्टोरियल 5 लिख सकते हैं, डिवाइड बाय क्या लिख सकते हैं, फैक्टोरियल 1, मल्टीप्लाई 5 में से गया 4, यानी फैक्टोरियल 4 लिखेंगे, बटा देखिए 26 को क्या लिख सकते हैं, फैक्टोरियल 26, डिवाइड बाय कितना, फैक्टोरियल 1, मल्टीप्लाई फैक्टोरियल 25। ये बात लिख सकते हैं। जब इसको सॉल्व कीजिएगा तो ये कितना आ जाएगा, 5, नीचे कितना आ जाएगा, 26। जब इसको सॉल्व कीजिएगा तो यहाँ देखिए ये क्या बनेगा, 5 मल्टीप्लाई फैक्टोरियल 4 बन जाएगा। फैक्टोरियल 4 से 4 कैंसिल हो जाएगा। यहाँ पे देखिए ये 26 मल्टीप्लाई फैक्टोरियल 5 25 बनेगा, 25 से 25 कैंसिल हो जाएगा, यानी 5/26 इसका करेक्ट आंसर होगा। कौन सा, ऑप्शन ए। नेक्स्ट अगला प्रश्न देखिए, लिख रहा है संख्या जो दिया गया संख्या निम्न में से किस संख्या से विभाज्य होगा। देखिए सबसे पहले डिविजिबिलिटी देखिए, क्वेश्चन में क्या दिया गया, 1 2 5 4 2 1 6। अब देखिए डिविजिबिलिटी क्या कर रहा है, और किस संख्या से विभाजित। 5 का डिविजिबिलिटी क्या करता है, या तो लास्ट डिजिट क्या होगा, लास्ट डिजिट आपको या तो 0 होना चाहिए या 5 होना चाहिए। 5 का डिविजिबिलिटी के हिसाब से तो न तो 0 है या न ही 5 है, यानी 5 से ये संख्या नहीं कटेगा। अब देखिए 11 का डिविजिबिलिटी रूल क्या कहता है, अगर उनके यानी ऑड और इवन का डिफरेंस या तो 0 आ जाए या कितना आ जाए, 11 का मल्टीपल आ जाए, तो वह संख्या क्या होगा, 11 से डिविजिबल होगा। 11 का डिविजिबिलिटी चेक करेंगे तो यहाँ पे देखिए 6 और 2 8, 8 और 5 8 2 10 3 13, 13 1 14, 14 माइनस कितना करेंगे, देखिए 2 4 2 6, 6 1 7, 7 को माइनस कीजिएगा तो 7 दूना 14, यानी 7 बच रहा है। क्या ये 11 का डिविजिबल है, नहीं है, ना ही 0 आ रहा है, यानी 11 का डिविजिबिलिटी भी आप फॉलो नहीं कर रहा है, यानी ऑप्शन बी भी कैंसिल हो जाएगा। ऑप्शन सी चेक करेंगे तो देखिए क्या दिया जाएगा, 12 5 5 4 2 1 6। अब देखिए 8 का डिविजिबिलिटी क्या कहता है, 8 का डिविजिबिलिटी सीख लेते हैं। यहाँ पे देखिए यहाँ 2 से लेके 2 का डिविजिबिलिटी आपको पता होना चाहिए कितना होता है। 2 का डिविजिबिलिटी होता है, लास्ट डिजिट क्या होना चाहिए, 2 से डिविजिबल होगा लास्ट डिजिट। अब देखिए 2 का स्क्वायर कितना होता है, 4, 4 का डिविजिबिलिटी चेक कीजिएगा तो लास्ट 2 डिजिट, लास्ट 2 डिजिट, 2 डिजिट, ठीक है।
लास्ट 2 डिजिट क्या होना, 4 से डिविजिबल होना चाहिए, ठीक। उसके बाद देखिए 2 के पावर 3 कीजिएगा तो ये कितना आ जाता है 8, यानी लास्ट 3 डिजिट, लास्ट 3 डिजिट अगर आप क्या होना चाहिए, लास्ट 3 डिजिट अगर डिविजिबल है तो वह संख्या क्या होगा, 8 से डिविजिबल होगा। 2 के पावर 4 करेंगे तो ये कितना हो जाएगा 16, यानी लास्ट 4 डिजिट कितना, लास्ट 4 डिजिट अगर क्या हो 4 16 से डिविजिबल है तो वह संख्या क्या होगा 16 से डिविजिबल होगा। अब देखिए 3 ये 8 का डिविजिबिलिटी चेक करने के लिए लास्ट 3 डिजिट देखेंगे तो 216 क्या 8 से डिविजिबल है, तो आप देखिएगा तो 216 आसानी से 26 मरते कट जाएगा, यानी ये तो 8 का डिविजिबिलिटी फॉलो कर रहा है, यानी ऑप्शन डी होगा। क्या 4216 8 16 से डिविजिबल है, तो आप देखिए यह डिविजिबल नहीं है, यानी केवल ऑप्शन कौन सा होगा, ऑप्शन डी इस प्रश्न का करेक्ट जवाब होगा। कौन सा, ऑप्शन डी। आपको इस क्वेश्चन में क्या सीखना था कि डिविजिबिलिटी किसका, 5 का डिविजिबिलिटी सीख लिए। 5 का डिविजिबिलिटी हो गया या तो लास्ट डिजिट 0 या 5 हो। उसके बाद हमने 8 का डिविजिबिलिटी सीख लिया। 8 का डिविजिबिलिटी लास्ट कितना डिजिट, लास्ट 3 डिजिट 8 का डिविजिबिलिटी बताता है। 2 का डिविजिबिलिटी देखना है तो लास्ट सिंगल डिजिट देखते हैं। 4 का देखना है तो लास्ट 2 डिजिट। 16 का देखना है तो लास्ट 4 डिजिट। अब देखिए 11 का डिविजिबिलिटी चेक कर ली, यानी ऑड इवन का डिफरेंस या तो 0 आना चाहिए या 11 का मल्टीपल होना चाहिए, यानी करेक्ट आंसर ऑप्शन डी इस प्रश्न का करेक्ट जवाब होगा। कौन सा, ऑप्शन डी। नेक्स्ट अगला प्रश्न देखिए, दिख रहा है परीक्षा में कुछ लड़कों में से 35% हिंदी में फेल हुए, 45% अंग्रेजी में फेल हुए और 20% दोनों विषय में असफल रहे। तो दोनों विषय में उत्तीर्ण लड़कों का प्रतिशत ज्ञात कीजिए, यानी दोनों विषय में कितने व्यक्ति पास हुए उसकी हमको संख्या ज्ञात करना है। ऐसे प्रश्न को हमेशा वेन डायग्राम से सॉल्व करते हैं। किससे, वेन डायग्राम से। देखिए वेन डायग्राम हम लोग बना सकते हैं। क्वेश्चन में क्या करा है, 20% दोनों में असफल रहे, यानी 20% दोनों में। पूछ रहा है कि परीक्षा में कुल लड़कों का 35% हिंदी का बात किया 35%, 20 यहाँ आए तो 35 आने के लिए कितना यहाँ होगा 15, ठीक है। आगे क्या करा है 45% अंग्रेजी में, 20 यहाँ आए तो इंग्लिश में बचा कितना 25, यानी इंग्लिश में 25। तो पूछ रहा है तो दोनों विषय में उत्तीर्ण लड़कों का प्रतिशत ज्ञात कीजिए, यानी फेल व्यक्ति कितना हो गया, फेल की संख्या निकाल दिए यहाँ से 5 5 10, 2 2 4 1 5, 5 5 10 कितना 2 2 4 1 5 1 6, यानी 60% स्टूडेंट फेल हुआ है। तो पास कितना होगा, तो अब नॉर्मल सी बात है 40% पास होगा, यानी करेक्ट आंसर ऑप्शन बी इस प्रश्न का करेक्ट जवाब होगा। क्यों, 60 100 में से घटा देंगे, यानी 100 में से 60 को अगर घटाइएगा तो ये कितना आ जाएगा 40%, यानी ऑप्शन बी। नेक्स्ट इसको क्या करना है, सिंप्लीफाई करना है। तो देखिए बोर्ड मास हमको क्या सिखाता है, सबसे पहले ब्रैकेट के काम करना है। ब्रैकेट में ऑफ का काम सबसे पहले होगा। तो देखिए सबसे पहले ब्रैकेट ये है, तो इन दोनों का काम करेंगे। तो 35 में 25 जोड़ेंगे तो 5 5 10, 3 2 5 1 6, 60 60 मल्टीप्लाई कितना है 3/2, इसको 3 दूना 6 2, 3 दूना 6, यानी 60 आ जाएगा। 2 3 6 3 आ जाएगा, 3 3 9 90 आ जाएगा। यहाँ रिजल्ट कितना है 90, 90 माइनस कितना दिया गया है, देखिए 5 बचा 48, 50 50 51, 51/4। जब इसको सॉल्व कीजिएगा यहाँ तक तब देखिए रिजल्ट कितना आ जाएगा 9 चक 36, 360 माइनस 51 डिवाइड बाई 4, ये कितना के बराबर आ जाएगा, ये आ जाएगा आपको कितना, देखिए 10 में से 9 0, 309/4 के बराबर आ जाएगा। अब क्वेश्चन में क्या जाएगा 309 डिवाइड बाय कितना 309/4। हमको पता है जब भी कोई चीज़ डिवीजन में हो तो उसको चेंज करते हैं तो वो क्या मल्टीपल में आ जाता है। 309 मल्टीप्लाई 4 डिवाइड बाय कितना हो जाएगा 309, यानी 309 से 309 कैंसिल, यानी 4 आंसर हो जाएगा। यानी करेक्ट आंसर ऑप्शन डी इस प्रश्न का करेक्ट जवाब होगा। कौन सा, ऑप्शन डी। नेक्स्ट अगला प्रश्न देखिए, 2 गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल दिया गया 81:25 के अनुपात में, उनकी त्रिज्या का अनुपात क्या होगा। हमको क्या पता करना है, इसमें गोला के बारे में थोड़ा सा जानकारी देख लेते। गोला का 2 चीज आपको याद रखना है, एक हमेशा जो पूछता है उसी के बारे में बात करें। एक पृष्ठीय क्षेत्रफल पूछेगा, एक गोला का आयतन पूछेगा। क्या पूछेगा, गोला का आयतन। गोला का अगर पृष्ठीय क्षेत्रफल पूछे तो ये होता है 4πr²। क्या होता है 4πr²। और गोला का आयतन का फॉर्मूला होता है 4/3πr³। गोला का आयतन क्या होता है 4/3πr³।
यहाँ पे क्वेश्चन में क्या करा, उनके पृष्ठीय क्षेत्रफल का अनुपात दिया गया, यानी 4 पाई आर, पहला एक गोला होगा जिसका R1 का स्क्वायर होगा, दूसरा गोला क्या होगा 4 पाई R2 का स्क्वायर। ठीक है, ये रेशियो कितना दिया गया 81 डिवाइड बाई 25, यानी ये 4 पाई से 4 पाई कैंसिल, R1 बाई R2 का स्क्वायर है तो इधर आ जाएगा तो क्या होगा रूट में चढ़ जाएगा, यानी R1 बाई R2 हम लोग क्या लिख सकते हैं रूट अंडर 81 बाई 25। 81 निकलेगा कितना 9 से, 25 निकलेगा 5 से, यानी 9:5 इसका करेक्ट आंसर होगा। कौन सा, ऑप्शन बी इस प्रश्न का करेक्ट जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट अगला प्रश्न देखिए, लिखा हुआ है, ये देखिए इस क्वेश्चन को थोड़ा सा समझना होगा आपको। यहाँ पे की क्या हो सकता है, देखिए सबसे पहले ये 24 आया कहाँ से, तो 24 आपको दिखाई दे रहा होगा 17 + 7 24 होता है। 17 + 7 अगर ऐड कीजिएगा तो ये कितना हो जाएगा 24 हो जाएगा। अब देखिए एक फॉर्मूला आपको पता होना चाहिए, AQ + BQ, AQ + BQ बराबर होता है A² + B² -AB इंटू A + B, A + B, ये एक फार्मूला होता है। क्या AQ + BQ का फार्मूला होता है A + B इंटू A² + B² -AB। तो देखिए A² की जगह पे दिया गया 17 का स्क्वायर, B² की जगह 7 का स्क्वायर, यानी K की जगह A इंटू B लिख सकते हैं, यानी 17 × 7 लिख सकते हैं। 17 7 7 7 49 के 9 हासिल 4 7 4 11 7 4 11, यानी 17 7 19 से 119, यानी K की जगह पे वैल्यू कितना हो सकता है 119 हो सकता है। अब देखिए K का वैल्यू यहीं से क्वेश्चन में अगर सोचिया जाए, यहाँ K का वैल्यू ऑप्शन ए इसका करेक्ट जवाब हो जाएगा। यानी क्वेश्चन, अब देखिए इस क्वेश्चन को हम यहाँ कैसे पुटअप करते हैं कि यह क्वेश्चन सॉल्व हो जाए। देखिए 17Q + 7 का Q को हमको क्या लिख सकते हैं, 17 + 7 लिख सकते हैं A + B इंटू A² यानी 17 का स्क्वायर प्लस B² B² कितना आ जाएगा 7 का स्क्वायर, अब -AB 17 × 7 बड़ा वटा में क्या दिया गया है, सेम चीज जो दिया गया 17 का स्क्वायर प्लस 7 का स्क्वायर -K। ठीक है, बराबर कितना दिया गया 24। देखिए ये 7 + 17 24 से 24 कैंसिल आ जाएगा, यानी 17 का स्क्वायर प्लस 7 का स्क्वायर माइनस क्या दिया गया 17 × 7 बराबर कितना जाए इधर आ जाएगा 17 का स्क्वायर प्लस 7 का स्क्वायर -K। देखिए ये 17 का स्क्वायर से 17 का स्क्वायर कैंसिल, के 7 का स्क्वायर 7 स्क्वायर कैंसिल, माइनस से माइनस कैंसिल, यानी K का वैल्यू कितना आ गया 17 × 7, यानी ये आ जाए 17 7 19 से 119, यानी करेक्ट आंसर ऑप्शन ए। आप इस प्रश्न को इतना ज़्यादा सॉल्व करने का ज़रूरत नहीं है, आपको बस यही दिखाई देना चाहिए K बराबर क्या आ रहा है। इन दोनों का सम यहाँ पे दिया गया है, यानी ये तो कैंसिल हो जाएगा और इन दोनों का मल्टीपल यहाँ पे आएगा, यानी 17 × 7, यानी करेक्ट आंसर ऑप्शन ए। नेक्स्ट, एक बटुए में क्रमशः 2:5:3 के अनुपात में 2:5 और कितना 3 इसमें 1 रुपया दिया गया, 2 रुपया दिया गया और 5 रुपये के सिक्के। यदि बटुए में कुल 54 रुपये है तो 5 रुपये के, देखिए 54 रुपया है तो इसको चेंज करने का कोई ज़रूरत ही नहीं होगा। 1 रुपये का 2 सिक्का तो टोटल कितना रुपया हो जाएगा 2:5 सिक्का 2 रुपये का 5 सिक्का तो 5 दूना 10 रुपया हो जाएगा। 5 रुपये का 3 सिक्का है तो 5 से 15 रुपया हो गया। यहाँ सिक्का है, क्वाइन है, यहाँ पे सिक्का दिया गया है और यहाँ पे क्या दिया गया पैसा दिया गया है, रुपीज में दिया गया, रुपीज में कोई दिक्कत नहीं है। अब देखिए 15 16 17 के 7 हासिल 1 2 7 1 1 2, यानी 27 रुपया का वैल्यू कितना दिया गया 54, 7 दूना 14, यानी 1 यूनिट का वैल्यू 2 दिया गया। तो 5 रुपीज 5 के कितने सिक्के, यानी 5 रुपये के कितना सिक्का है, तो आप देखिएगा 5 रुपये का 3 सिक्का 3 क्वाइन है, यानी 3 या 1 यूनिट का वैल्यू 2 है तो 3 यूनिट का वैल्यू कितना हो जाएगा 6, यानी करेक्ट आंसर ऑप्शन डी इस प्रश्न का करेक्ट जवाब होगा। कौन सा, ऑप्शन डी। लेकिन एग्जाम में अगर बनाना हो तो इस तरह का पहले प्रश्न है, तो देखिए क्वेश्चन में क्या करा है 5 रुपये के कितने सिक्के, तो अब देखिए 5 रुपये के सिक्का यहाँ है, यानी रेशियो में 3, जो भी आंसर आएगा 3 का मल्टीपल होगा। क्या होगा 3 का मल्टीपल होगा, 3 का मल्टीपल अगर चेक किया जाए तो केवल एक ऑप्शन है, ऑप्शन डी इसका करेक्ट जवाब हो जाता। यानी हमको इतना बनाना भी नहीं पड़ता, केवल ऑप्शन के सहारा से मल्टीप्लिकेशन का यूज करके सॉल्व कर सकते थे। नेक्स्ट,
ए और बी एक साझेदारी में इस प्रकार शामिल होते हैं कि ए के निवेश का 5 गुना बी के निवेश के 7 गुना के बराबर है। ए के निवेश का कितना 5 गुना, बी के निवेश के 7 गुना के बराबर है। यानी ए रेशियो बी हम लोग क्या लिख सकते हैं 7/5, कोई दिक्कत नहीं है। ए अगर 7 रुपये निवेश करता है तो बी कितना 5 रुपया निवेश करेगा। यदि कुल लाभ 12,000 रुपया है तो ए का हिस्सा कितना होगा, ए का जो भी हिस्सा होगा वो 7 का मल्टीपल होगा। तो देखिए 7 का मल्टीपल चेक कीजिएगा तो ये तो नहीं होगा, ये भी नहीं होगा, 7 9 63, ये या तो ऑप्शन ए हो सकता है या ऑप्शन बी हो सकता है। अब देखिए टोटल लाभ क्या होता है, जितना वो पूंजी लगाता है ए रेशियो बी दिया गया, इस 7 रुपया लगाता है, ये 5 रुपया 1 साल के लिए लगाता है तो पूंजी गुने समय यानी लाभ, यानी 7 5 7 3 10 2 12 यूनिट प्रॉफिट होगा। यह 12 यूनिट लाभ कितना के बराबर जाएगा 12,000 का, यानी 1 यूनिट बराबर हो जाएगा 1,000। हमसे पूछ रहा है ए का हिस्सा, ए कितना लगाता है 7 यूनिट लगाता है, यानी 7 यूनिट का वैल्यू कितना हो जाएगा 7,000। यानी करेक्ट आंसर ऑप्शन बी इस प्रश्न का करेक्ट जवाब हो जाएगा। कौन सा, ऑप्शन बी। नेक्स्ट, 35 रुपये प्रति किलोग्राम और 38 रुपये प्रति किलोग्राम के चावल को एक तीसरे किस्म के साथ 2:1:2 के अनुपात में मिलाया जाता है। यदि मिश्रण का मूल्य 42 रुपये प्रति किलोग्राम हो तो तीसरे किस्म के चावल का प्रति किलोग्राम मूल्य कितना होगा। आपको इस क्वेश्चन को सॉल्व करना पड़ेगा। देखिए सॉल्व कैसे करेंगे, तो सिंपल रेशियो के सॉल्व करके इसको आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। देखिए क्या करा है, 35 रुपया वाला लगाता है, कितना 35 रुपया, ये कितना लेता है 2 kg लेता है, 2 kg, ठीक है, यानी 35 दूना 70 रुपया हो जाता है। और क्या करता है 38 रुपया वाला लेता है कितना 1 kg, यानी 38 रुपया हो जाता है। अब देखिए रेशियो में दिया गया, ठीक। अब देखिए एक अन होगा वह के यूनिट होगा, के रुपये प्रति केजी के हिसाब से 2 kg लेगा तो 2 के उसको प्राइस देना पड़ेगा, यानी ये टोटल प्राइस कितना हो जाएगा। तो आप देखिएगा तो 8 7 3 10 यानी 108 प्लस 2 के, ये कितना के बराबर है 42 रुपया के बराबर है, कितना 42 रुपया के बराबर हो जाएगा। ये कितना का मिश्रण का मूल्य इतना रुपया हो जाता है, ये 42 रुपये प्रति केजी के हिसाब से 2 1 3 3 2 5 यानी 5 यूनिट सामान खरीदता है। यानी 42 में अगर 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये इतना प्राइस हो जाएगा टोटल, यानी 108 प्लस 2 के बराबर कितना हो जाएगा 5 दूना 10 5 को 20 से 21 210, यानी 2 के बराबर कितना हो जाएगा 210 माइनस कितना हो जाएगा 108, 10 में से 8 गया 2 0 1 102, यानी के बराबर कितना आ जाएगा 102 बटा कितना 2 कर दीजिएगा, ये यानी 5 दूना 10 यानी 51 51 पूछ रहा है। तो तीसरे किस्म के चावल का प्रति केजी मूल्य कितना था, के यूनिट था, के का वैल्यू 51, यानी करेक्ट आंसर ऑप्शन डी इस प्रश्न का करेक्ट जवाब हो जाएगा। कौन सा, ऑप्शन डी। नेक्स्ट अगला प्रश्न देखिए, लिख रहा है आरती 10 घंटे में 85 पेज टाइप कर सकती है। आरती और बीना मिलकर 40 घंटे में 500 पेज टाइप कर सकती है। बीना 40 पेज टाइप करने में कितना समय लेंगे। देखिए क्वेश्चन थोड़ा सा समझिएगा, आसानी से यह क्वेश्चन बन जाएगा। आरती क्या करता है 10 घंटा में, आरती का बात किया जाए, आरती क्या करती है 10 घंटा में 10 आवर में कितना 85 पेज टाइप करती है, कितना 85, और दोनों मिलकर 40 घंटा में कितना 500 पेज टाइप करते। तो आरती अकेला 40 घंटा में कितना टाइम पेज टाइप करेगी, यानी 4 से मल्टीप्लाई कर देंगे, यानी 40 घंटा में आरती अकेला कितना पेज टाइप करेगी 4, 5 को 20 के शून्य हासिल 2, 8 चौक 32 33 1 34, यानी 340 पेज आरती टाइप कर लेगी, कितना 340 पेज। टोटल दोनों मिलके 500 पेज टाइप करता है, जिसमें से आरती अकेला 340 पेज टाइप कर लेती है। यानी कहने का मतलब आरती अगर टोटल 500 पेज है जिसमें से 340 आरती टाइप कर लेती है, तो बचा हुआ पेज कौन बीना टाइप करेगी, यानी 0 10 में से 4 गया 6, यह हो जाएगा 4 4 में से 3 गया 1, यानी 160 पेज बच रहा है, कितना 160 पेज। यह 160 पेज टाइप किसको करना है, बीना को। बीना जो है क्या करती है 40 घंटा में, बीना क्या करती है 40 घंटा में 40 आवर में कितना पेज टाइप करती है, तो देखिए 160 पेज टाइप करती है। अब क्वेश्चन में क्या करा, बीना 40 पेज टाइप करने में कितना समय लेगी, तो देखिए 140 घंटा में 160 पेज टाइप करती है। अगर 160 को अगर हम 4 से डिवाइड कर दें तो 4 चौके 16 40 पेज आ जाएगा, यानी 160 को हमको क्या करना होगा 4 से डिवाइड करना होगा। इधर 4 से डिवाइड करेंगे तो यहाँ भी 4 से डिवाइड करना पड़ेगा,
यानी वीना 10 घंटा में कितना पेज टाइप करेगी, 4 चौका 16 यानी 40 पेज। हमको यही तो पेज निकालना था, 40 पेज कितना घंटा में टाइप करेगी, तो यहाँ आंसर आ गया 10 घंटा। यानी करेक्ट आंसर ऑप्शन ए इस प्रश्न का करेक्ट जवाब होगा। कौन सा, ऑप्शन ए। बस इस क्वेश्चन को थोड़ा सा सिंप्लीफिकेशन से समझना था। नेक्स्ट, 3 पाइप है डी ई एफ, एक टैंक को क्रमशः 6 घंटा, 6 मिनट, 8 मिनट और 12 मिनट में भर सकते हैं। सभी पाइप एक साथ खोले जाते हैं और फिर पाइप डी और ई को टैंक भरने से 3 मिनट पहले बंद कर दिया जाता है। टैंक को कितने समय में भर जाएगा। देखिए पाइप कौन सा है, डी है, ई है और एफ है। डी क्या करता है 6 मिनट में, ई क्या करता है 8 मिनट में और एफ 12 मिनट में। तीनों का एलसीएम ले लेंगे तो ये हमको पता चल जाएगा टैंक कितना यूनिट का था। एलसीएम कितना आ जाएगा 24, यानी 24 लीटर का टैंक है। अब देखिए 6 4 के 24, एक बार में 4, 8 3 24, 3, 12 दूना 24, 2, एक बार में 1 मिनट में 2 लीटर भरता है, ये 3 लीटर, ये 2 लीटर। ठीक है, अब क्वेश्चन में क्या करा है, सभी पाइप एक साथ खोले जाते हैं, फिर डी और ई को टैंक भरने से 3 मिनट पहले बंद कर दिया जाता है। डी और ई को कब बंद किया जाता है, 3 मिनट पहले। 3 मिनट पहले, ये वर्ड समझिए, पहले बंद कर दिया जाता है। यानी लास्ट का 3 मिनट कौन काम करेगा, डी और ई हटा दीजिए तो लास्ट का 3 मिनट कौन काम करेगा, तो एफ भरेगा। यानी एफ अकेला एक बार में कितना भरता है, 2 यूनिट। हमको लास्ट का 3 मिनट में कितना भरेगा, 3 दूना 6, यानी 6 यूनिट, 6 लीटर टैंक कौन भरेगा, एफ का बारी आ जाएगा। यानी 6 लीटर टोटल था, 24 लीटर का टैंक था, जिसमें से 6 लीटर लास्ट का एफ भर दिया, तो बचा कितना, ये बच जाएगा आपको कितना, 18 लीटर। 18 लीटर का टैंक बच जाएगा। अब देखिए यह 18 लीटर कौन भरता है, तीनों साथ मिलके भरता है। 4 3 7 8 1 9, एक बार में 9 लीटर भरता है, एक बार में 9 लीटर भरता है। टोटल 18 लीटर है, तो इसको 9 से डिवाइड कर देंगे, 9 दूना 18, 2 मिनट में भर लेगा इतना। 2 मिनट में कितना लीटर, 18 लीटर भर लेगा। अब देखिए 2 मिनट तो यहाँ पे लग गया शुरू का, लास्ट का 3 मिनट यहाँ एफ ले रहा है, यानी टोटल टाइम कितना ले रहा है, तो 3 2 5, यानी 5 मिनट में वह टैंक आसानी से भर जाएगा। यानी करेक्ट आंसर ऑप्शन सी इस प्रश्न का करेक्ट जवाब हो जाएगा। कौन सा, ऑप्शन सी। नेक्स्ट अगला प्रश्न देखिए, लिख रहा है 2 कस्बे के बीच 72 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से 7 घंटे 30 मिनट में तय की जाती है। यदि चाल 25% बढ़ा दिया जाए तो कितने समय की बचत होगी। देखिए पहले स्पीड कितना था, 72 किलोमीटर प्रति घंटा। अब स्पीड को क्या करा है, 25% बढ़ा दिया जाए, तो 25% का फ्रैक्शन वैल्यू होता है 1/4। पहले स्पीड 72 था, तो अब 4 की वृद्धि, 4 में 1 का वृद्धि, यानी 5/4 हो जाएगा। 4 से काटिएगा तो ये कट जाएगा, कितना मरते, 18 चौक 72, 18 मरते 18 25 90, यानी अब स्पीड कितना हो जाएगा 90 का। देखिए पहले स्पीड क्या था, स्पीड का रेशियो देख लेते। पहले स्पीड था 72, अब नया स्पीड कितना आ गया 90, ये आ गया स्पीड का रेशियो। हमसे पूछ रहा है टाइम का रेशियो का बात किया जाए तो टाइम का रेशियो क्या होगा, जब डिस्टेंस सेम हो, या हमको 2 कस्बे के बीच की दूरी, यानी यहाँ से यहाँ जाना है और फिर वापस भी आना है, यानी डिस्टेंस सेम है। यहाँ से याद रखना है डिस्टेंस सेम हो। डिस्टेंस जब सेम होगा तो हमको क्या पता है, स्पीड का रेशियो क्या होता है, इन्वर्सली प्रोपोर्शन होता है किसके, टाइम के रेशियो के। स्पीड का रेशियो इन्वर्सली प्रोपोर्शन होता है टाइम के रेशियो को। कब, जब डिस्टेंस सेम हो। यहाँ पे डिस्टेंस सेम है तो स्पीड का रेशियो दिया गया तो हम टाइम का रेशियो निकाल सकते हैं, 90/72। ये अगर काटिएगा तो ये कट जाएगा कितना से, 18 से काट देता है, 18 से 25 90, 18 चक 72, यानी 4 मत, यानी 5/4 आ गया। अब देखिए पहले स्पीड 5 था, अब पहले टाइम 5 यूनिट लेता था, अब टाइम कितना ले रहा है 4 यूनिट। क्वेश्चन भी कर रहा है पहले 7 घंटा 30 मिनट का समय लेता था, यानी 5 यूनिट का वैल्यू कितना दिया गया है, 7 घंटा 30 मिनट। 7 घंटा 30 मिनट, 7 घंटा 30 मिनट, 30 मिनट को 1/2 घंटा लिख सकते हैं, यानी 7 दूना 14, 15/2 घंटा पहले टाइम लेता था, यानी 5 यूनिट का वैल्यू इतना है, तो 1 यूनिट का वैल्यू कितना, 5 से 15, 3/2 घंटा, यानी पहले टाइम कितना लेता था, पहले 5 यूनिट का वैल्यू इतना है, आ गया 15/2, यानी 7 घंटा 30 मिनट। अब 1 यूनिट का वैल्यू आ गया 3/2,
पूछ रहा है तो कितने समय की बचत हो रहा है। पहले 5 यूनिट टाइम ले रहा था, अब 4 यूनिट ले रहा है, तो बचत कितना हो रहा है 1 यूनिट। और 1 यूनिट का वैल्यू कितना आ गया 3/2। 3/2 को हम लोग क्या लिख सकते हैं 1.1/2, 1/2 यानी 1 घंटा। 1/2 को क्या लिख सकते हैं 1 घंटा 30 मिनट। 1 घंटा 30 मिनट का हमको क्या होगा बचत होगा। यानी करेक्ट आंसर ऑप्शन सी इस प्रश्न का करेक्ट जवाब हो जाएगा। कौन सा ऑप्शन सी। नेक्स्ट अगला प्रश्न देखिए लिख क्या रहा है, इसको समझ लेते हैं अच्छा से। एक नाव धारा की दिशा में 9 किलोमीटर की दूरी तय करने और वापस लौटने में 2 घंटे का समय लेती है। यह देखते हुए कि धारा की गति 6 किलोमीटर प्रति घंटा है तो शांत जल में नाव की चाल ज्ञात कीजिए। सिंपल सा क्वेश्चन है और इसको ऐसे नहीं सॉल्व करके इसको वैल्यू पुटअप से भी सॉल्व करेंगे। देखिए क्या करा है, हमको जाना कितना है 9 किलोमीटर का डिस्टेंस तय करना है। जब जाते हैं तो क्या होता है हमको नाव की चाल, अब धारा की जब दिशा में जाएंगे तो नाव की चाल प्लस धारा की चाल दोनों ऐड हो जाएगा। यानी नाव की चाल x है प्लस धारा की चाल कितना आ रहा है 6 किलोमीटर प्रति घंटा। जब वापस वही 9 किलोमीटर वापस आएंगे तो नाव की चाल में से हमको क्या होगा धारा की चाल को घटाना होगा। ये आ जाएगा टाइम टोटल 2 घंटा लगेगा। अब ऑप्शन के हिसाब से अगर यहाँ पे ऑप्शन का हिसाब का सॉल्यूशन कीजिएगा तब ज़्यादा आसान होगा। ऑप्शन क्या करता है यानी x की जगह पे अगर हम क्या रखते हैं 15 रखते हैं तो यहाँ देखिए x की जगह पे अगर हम 15 रखते हैं तो क्या होगा देखिए 9/15 और 6 कितना हो जाएगा 21। 9/21 प्लस कितना हो जाएगा 9/9 आ जाएगा। ये तो कैंसिल हो कि 1 आ जाएगा। क्या ये 1 आएगा, दोनों का सम 2 आना चाहिए यानी ऑप्शन ए गलत हो जाएगा। ऑप्शन बी इसी तरह चेक करेंगे। ऑप्शन सी यानी ऑप्शन डी अगर 12 पुटअप करते हैं यहाँ पे 12 पुट करते तो देखिए क्या होगा 12 6 18 9/18 आ जाएगा। प्लस कितना आ जाएगा 9, 12 में से 6 गया 6। अब देखिए 9 दूना 18 2, 9 दूना 18 2 आ गया। अब देखिए 3 से काट देते 3 दूना 6, 3 9 3/2। अब देखिए 2 एलसीएम ले लेंगे, बचेगा कितना 1/1 प्लस 3 यानी 3 1 4, 4/2 को हम लोग क्या लिख सकते हैं 2 घंटा यानी 2 आवर। यानी केवल ऑप्शन डी ऐसा है जो इस इक्वेशन को सेटिस्फाइड करेगा। यानी ऑप्शन डी इस प्रश्न का करेक्ट जवाब हो जाएगा। कौन सा ऑप्शन डी। नेक्स्ट अगला प्रश्न हम लोग देखेंगे। अगला क्वेश्चन क्या कर रहा है देखिए 5,250 रुपए की एक राशि 11% प्रति वर्ष की दर से कितने समय का साधारण ब्याज 9,870 रुपया हो जाएगा। साधारण ब्याज पे अमाउंट कितना देगा देखिए पहले 5,250 रुपया था, ये क्या होता है 11 वर्ष के बाद कितना हो जाए 9,870 रुपया। यानी कितना का इंटरेस्ट मिल रहा है। तो अब इन दोनों का डिफरेंस देख लीजिएगा। ये इंटरेस्ट मिल रहा है 4,620 रुपया का इंटरेस्ट मिल रहा है। यह इंटरेस्ट किस पे मिल रहा है तो प्रिंसिपल पे मिल रहा है। प्रिंसिपल कितना है 5,250 रुपया। यानी सिंपल इंटरेस्ट का फॉर्मूला लगा देंगे तो 5,250 रुपया प्रिंसिपल गुने रेट हमको निकालना है। टाइम कितना दिया गया 11 वर्ष बटा 100, ये कितना दिया गया 4,620। जब इसको सॉल्व कीजिएगा तो आसानी से कैंसिल हो जाएगा, 0 से 0 कैंसिल। 5 से काट देते हैं, 5 से काटिएगा तो ये कट जाएगा कितना मरते देखिए 5 से काटिएगा तो 1 0 50 25 105 मरते। 5 से काटिएगा तो 5 9 45 1 5 दूना 10 10 5 दूना 10 5 को 20 924 मरते। 8 25 40 ना 5 8 9 45 ठीक है। अब देखिए 5 से काट देते 5 से कट जाएगा कि 5 दूना 10 2 मरते, ये कट जाएगा 5 दूना 10 है 21 मरते। 11 से काटिएगा तो ये कट जाएगा कितना मरते देखिए 11 8 8 मरते, बचा कितना 4 11 चौक 44 84 मरते। ये 21 से ये कट जाएगा कितना 4 मरते। यानी रेट आर बराबर कितना हो जाएगा 4 × 2 यानी 4 दूना 8%। यानी करेक्ट आंसर कौन सा होगा 8 ईयर। करेक्ट आंसर कौन सा होगा 8 वर्ष या 11% प्रति वर्ष दिया। यहाँ टाइम ये टाइम पूछ रहा है, कौन सा टाइम पूछ रहा है ठीक। यानी करेक्ट आंसर कौन सा होगा ऑप्शन ए इस प्रश्न का करेक्ट जवाब हो जाएगा। कौन सा ऑप्शन ए। नेक्स्ट अगला प्रश्न हम लोग देखेंगे। अगला क्वेश्चन क्या कर रहा है कोई राशि चक्रवृद्धि ब्याज की दर से 10 वर्ष में 3 गुना हो जाता है। 10 वर्ष में क्या हो जाता है 3 गुना हो जाता है। तो वह कितने वर्ष में 81 गुना हो जाएगा।
तो देखिए 3 की पावर क्या करे कि 81 हो जाए, तो आप देखिएगा 3 की पावर 4 कीजिएगा तो ये कितना होता है, 3 की पावर क्या हो 4 कितना होता है 81, यानी 3 की पावर 4 करना पड़ेगा। यही पावर इस टाइम के साथ मल्टीप्लाई होने के बाद हमको क्या देगा, समय दे देगा, यानी 4 गुने 10 यानी 40 वर्ष। ये आपको याद रखना होगा। कौन सा ट्रिकी फॉर्मूला है, ये सिंप्लीफिकेशन का ही फॉर्मूला है, और इसको जब वैल्यू एक्चुअल वैल्यू पुटअप कीजिएगा तो भी यही आता है। आपको क्या करना था, देखिए चक्रवृद्धि ब्याज पे कोई राशि 10 वर्ष में, यहाँ टाइम दिया गया कितना 10 वर्ष में, गुना कितना गुना हो जाएगा, ये देखिए ये दिया गया 3 गुना। अब पूछ रहा है यह 81 गुना होने में, 81 को हम 3 के पावर के रूप में लिख सकते हैं, 3 के पावर 4 81 होता, यही पावर टाइम के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा 10 टू द पावर 4, 10 में 4 से मल्टीप्लाई होगा तो 40 वर्ष, यानी ये आपको याद रखना है। और यहाँ करेक्ट आंसर ऑप्शन ए। नेक्स्ट, 15 परिणाम का औसत 52 है, 8 परिणामों का औसत 56, अंतिम 8 परिणामों का औसत 55 है, तो 8वां परिणाम क्या होगा। आप इस क्वेश्चन को सिंप्लीफिकेशन से आप ऐसे सॉल्व कर सकते हैं। देखिए हम इसको ट्रिकी फॉर्मूला से समझाने का कोशिश करेंगे। एक बेसिक सीख लीजिए। देखिए यहाँ 8 है और ये 8 है, यहाँ 15, यानी एक संख्या ऐसा है जो रिपीट हो रहा है। क्या हो रहा है, रिपीट हो रहा है। देखिए यहाँ से यहाँ तक 8 संख्या था, फिर ये वाला 8वीं संख्या क्या आ रहा है, 2 बार रिपीट हो रहा है। यहाँ 8वीं संख्या का हम पूछ रहा है, तो 8वां संख्या का परिणाम क्या होगा, तो आप कैसे निकालिएगा। देखिए पहला 8 परिणाम का औसत कितना आ गया, 8 मल्टीप्लाई 56 प्लस कितना, ये वाला 8 परिणाम यानी 8 मल्टीप्लाई कितना 55, माइनस क्या करना है, ये 15 परिणाम है यानी 15 मल्टीप्लाई 52। अगर इसको सॉल्व कीजिएगा यहाँ से रिजल्ट आपको आसानी से निकल जाएगा। कितना, ये आपको निकल जाएगा 108, यानी 108 वह संख्या का आंसर हो जाएगा। इस तरह से आप सॉल्व कीजिएगा, आसानी से निकाल सकते हैं। लेकिन हम यहाँ पे सीखना चाह रहे हैं कि इस क्वेश्चन को ट्रिकी मेथड यानी आसानी भाषा में कैसे सॉल्व कर सकते हैं। देखिए क्या करा है, 8 परिणाम का औसत दिया गया 56, यानी 8 व्यक्ति का एवरेज कितना दिया गया 56, जबकि होना कितना चाहिए 52 होना चाहिए, है कितना 56। तो आप देखिए कितना ज़्यादा है, तो आप देखिए 4 ज़्यादा है, एक्चुअल कितना ज़्यादा होगा 8 चौक 32 यानी 32 का वृद्धि हो गया यहाँ पे। और देखिए अंतिम 8 परिणाम का औसत कितना दिया गया है, ये भी 8 है, 55 दिया गया, होना कितना चाहिए 52, 55 है, यानी कितना ज़्यादा है, तो आप देखिए 3 ज़्यादा, कितनी संख्या में 8 संख्या में, यानी टोटल कितना 8 3 24 का वृद्धि, यानी ओवरऑल वृद्धि देखा जाए तो ये कितना 4 2 6 और 3 2 5 यानी 56 का वृद्धि हो रहा है। यह 56 का वृद्धि क्यों हो रहा है, क्योंकि वह 8वीं संख्या क्या हो रहा है 2 बार रिपीट हो रहा है, यानी 8वीं संख्या जो है पूछा 8वीं संख्या का परिणाम का मान क्या हो, 8वीं संख्या क्या होगा, एवरेज कितना था 52, 52 से क्या है 56 ज़्यादा होने के कारण यह एवरेज में वृद्धि हो रहा है, यानी 8वीं संख्या 52 प्लस 56 है 56 है, इन दोनों को ऐड कीजिएगा तो यह आ जाएगा 108, यानी करेक्ट आंसर कौन सा होगा, ऑप्शन डी इस प्रश्न का करेक्ट जवाब हो जाएगा। कौन सा, ऑप्शन डी। नेक्स्ट अगला प्रश्न देखिए, इस क्वेश्चन को बस यहाँ पे समझ लेना है। देखिए पहला 8 परिणाम का एवरेज कितना जगह 56, होना कितना चाहिए 52, है 56, कितना ज़्यादा है तो 4 ज़्यादा है, कितनी संख्या में 8 संख्या में, यानी टोटल 32 का वृद्धि हो गया। लास्ट में कितना ज़्यादा है 3 ज़्यादा, क्यों होना चाहिए 52, है 55, कितना ज़्यादा 3 ज़्यादा, कितनी संख्या में 8 संख्या में, यानी टोटल ओवरऑल कितना 24 का वृद्धि हो गया। इधर 32 का वृद्धि, इधर 24 का वृद्धि, यानी टोटल 56 का वृद्धि हो गया। यह 56 का वृद्धि क्यों हुआ, क्योंकि 15 परिणाम का औसत 52 था, लेकिन वह 8वीं संख्या को रिपीटेशन के कारण, यानी 8वीं संख्या कितना एवरेज से किया है 56 ज़्यादा है, यानी 108 8वां संख्या का परिणाम हो जाएगा। नेक्स्ट 7 अंकों की संख्या दिया गया 9 से विभाज्य है तो x का मान ज्ञात कीजिए। देखिए क्या संख्या दिया गया 9 6 5 x 4 7 5। 9 का डिविजिबिलिटी रूल क्या कहता है, जिसका सम 9 से कट जाए वह संख्या क्या होगा 9 का डिविजिबल होगा। अब देखिए इसको कैसे चेक करते ये बात आपको जानकारी होना चाहिए। देखिए अगर दिया गया 1 और 8 18, अगर आप इसको 18 और 9 ठीक है, इसको 9 से डिविजिबल चेक करना है तो आप लिखिएगा 1 + 8 + 9 डिवाइड बाई 9, 9 1 10 10 8 18 18 18 को 9 से चेक कीजिएगा तब 9 कट जाएगा। लेकिन जब भी ऐसे डिविजिबिलिटी 9 का चेक करना हो तो हम लोग ऐसे नहीं करते, क्या करते देखिए 9 यहाँ कट रहा है ठीक, 8 और 1 9, यानी 9 से 9 कट गया, यानी डिविजिबिलिटी रूल क्या कहता है केवल संख्या अगर सम 9 आ जाए वह संख्या आपस में कट जाएगा। यहाँ क्या दिया गया है
हमको 9 का डिविजिबिलिटी रूल चेक करना है। तो देखिए ये 9 तो कैंसिल हो जाएगा, देखिए 5 और 4 9, ये दोनों कैंसिल हो जाएगा। अब देखिए 7 और 5 कितना हो जाएगा, 7 3 10 2 12, 12 और 6 कितना हो जाएगा 18, 12 6 18, यानी ये तीनों मिलके 9 का डिविजिबिलिटी रूल से कट गया। अब x का वैल्यू क्या हो सकता है, देखिए x की जगह पे या तो हम लोग 0 रख सकते हैं या तो 9 रख सकते हैं। क्यों? क्योंकि हमको 9 का डिविजिबिलिटी रूल चेक करना है, या तो 0 रहेगा तो भी कोई दिक्कत नहीं रहेगा, 9 भी रहेगा। तो यानी ऑप्शन में केवल ऑप्शन ए ऐसा है जिसमें डिविजिबिलिटी रूल 0 फॉलो करेगा, यानी ऑप्शन ए इसका करेक्ट जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट, वह छोटी से छोटी संख्या ज्ञात कीजिए जिसे 60 84 96 से विभाजित करने पे 28 52 और 64 शेष बचे। तो देखिए सबसे पहले 60 से डिविजिबल करते हैं तो कितना 28 शेष बचता है, 84 से कितना 84 से 52 और कितना जाए 96 का चेक कीजिएगा तो ये आ जाएगा 64। यानी जब इन दोनों का डिफरेंस को अगर घटाइएगा ये कितना के बराबर आ जाएगा, तो आप देखिएगा ये 32 के बराबर, यानी हर बार डिफरेंस सेम है। क्या आ रहा है, डिफरेंस सेम, डिफरेंस सेम आ रहा है। तो आप क्या कीजिए, ये जो संख्या है 60 84 और कितना 96 का क्या कीजिए एलसीएम ले लीजिए। इसका एलसीएम आपको आ जाएगा कितना 3360, इसका एलसीएम आ जाएगा। इस एलसीएम में से जो डिफरेंस सेम आ रहा है उसी डिफरेंस को इसमें से घटा दीजिए, यानी 32 को जब घटाएंगे तो ये कितना आ जाएगा 3328, 3328, यानी करेक्ट आंसर कौन सा होगा, ऑप्शन डी इस प्रश्न का करेक्ट जवाब हो जाएगा। कौन सा, ऑप्शन डी। नेक्स्ट अगला प्रश्न देखिए, लिख रहा है टीम जोया की तुलना में 3 गुना अधिक कुशल है। टीम जो है किसकी तुलना में, जोया की तुलना में 3 गुना अधिक कुशल है। जोया अगर 1 है तो टीम कितना होगा 3, अधिक कुशल कारीगर है। दोनों मिलकर एक काम को 75 दिन में पूरा करते हैं, यानी इफिशियंसी का बात दिया गया, ये दिया गया क्या, इफिशियंसी दिया गया है, इफिशियंसी दिया गया, यानी एक दिन में जोया 1 काम करेगी तो टीम 3 काम करेगी, यानी तीनों मिलके कितना। टोटल वर्क हम लोग कैसे निकालते हैं, टोटल वर्क निकालते हैं डे मल्टीप्लाई टोटल दिन मल्टीप्लाई टोटल इफिशियंसी। डे को अगर इफिशियंसी से मल्टीप्लाई कीजिएगा इफिशियंसी से तो हमको क्या टोटल वर्क निकल जाएगा। तो डे कितना दिया गया 75 डे, इफिशियंसी कितना 3 1 4 का इफिशियंसी दोनों का, यानी 75 में 4 से मल्टीप्लाई कीजिएगा तो ये कितना 5 को 20 7 को 28 2 30, यानी 300, यानी टोटल काम कितना है 300 काम है। पूछ रहा है तो टीम अकेला उस काम को कितना दिन में करेगी। टीम अकेला एक दिन में कितना काम करती है, 3 काम। एक दिन में टीम 3 काम करती है, टीम एक दिन में 3 काम करती है। तो डी डे में यानी डी दिन लेगा, डी दिन में कितना 300 काम कंप्लीट हो जाएगा, यानी एक दिन में 3 काम करता है, यानी इससे कट जाएगा यानी 100, यानी डी बराबर कितना हो जाएगा 100 दिन, यानी 100 दिन में वह काम को कंप्लीट कर लेगा, यानी करेक्ट आंसर ऑप्शन बी इस प्रश्न का करेक्ट जवाब हो जाएगा। कौन सा, ऑप्शन बी। नेक्स्ट, एक पहिया 44 किलोमीटर की दूरी तय करने में 500 चक्कर लगाता है, पहिए की त्रिज्या ज्ञात कीजिए। अब देखिए टोटल कितना 500 चक्कर लगाता है, कितना 44 किलोमीटर की दूरी, यानी 44 किलोमीटर को हम लोग क्या लिख सकते हैं 44 मल्टीप्लाई 1000 मीटर, कितना मीटर की दूरी, टोटल कितना लगाता 500 चक्कर। अगर एक चक्कर लगाएगा तो उसको कितना दूरी तय करना पड़ेगा, वृत्त का परिधि कितना होता है 2πr, वृत्त का परिधि यानी 2πr डिस्टेंस तय करना पड़ेगा। 2 मल्टीप्लाई पाई का वैल्यू कितना होता है 22/60 मल्टीप्लाई r, इतना डिस्टेंस तय करना पड़ेगा। एक बार में टोटल 500 चक्कर लगाता था इतना डिस्टेंस, यानी 00 से 00 कैंसिल, 5 दूना 10, 2 मरते, 2 से 2 कैंसिल। अब देखिए 22 से ये कट जाएगा, 22 दूना 44, 2 मरते, ये क्रॉस मल्टीप्लाई होगा, 2 मल्टीप्लाई 7 बराबर r, यानी 7 दूना 14, यानी 14 मीटर क्या होगा उसका रेडियस आ जाएगा, किसका, उस पहिए का, यानी करेक्ट आंसर ऑप्शन ए। नेक्स्ट, सरसों की तेल का अंकित मूल्य उसकी क्रय मूल्य से 25% अधिक है। 25% का फ्रैक्शन वैल्यू कितना होता है 25 चौका 100 1/4, यानी अंकित मूल्य उसके क्रय मूल्य से, यानी 4 रुपया का सामान खरीदता है और अंकित कितना करता है 5 रुपया। ठीक है, यदि इसे बिना किसी लाभ या हानि के बेचा जाए तो इसे अंकित मूल्य पे कितना कम करना पड़ेगा, यानी 5 रुपया अंकित है, उसको क्या कर रहा है नो प्रॉफिट नो लॉस, यानी 4 रुपया पहुंचाना है, यानी 5 से 4 की पहुंचाने में कितना का कमी करना होगा, 1 का, कितना पे 5 पे, गुने 100, यानी 5 दूना 10, यानी 20% का कमी करना होगा, यानी करेक्ट आंसर ऑप्शन सी इस प्रश्न का करेक्ट जवाब हो जाएगा। कौन सा, ऑप्शन सी। चलिए
थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। ऐसे ही इंपॉर्टेंट वीडियो पाने के लिए अपने चैनल BSc बिहार स्टेट एग्जाम को सब्सक्राइब कर ले, साथ ही इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि लोगों के बीच यह वीडियो आसानी से पहुंच सके। थैंक यू वंस अगेन। और इसका सिंप्लीफिकेशन करना है तो देखिए कैसे सॉल्व करेंगे। आसान भाषा में इसको हम लोग लिख सकते हैं 11 पॉइंट। देखिए 4 पे रेकरिंग है यानी 4 को रिपीट किया जा रहा है तो हम लोग कैसे लिख सकते हैं 4 4 4 4 4 ऐसे लिखते चले जाएंगे कितनों तक। अब देखिए आगे क्या दिया गया 22.5। उसके बाद रेकरिंग किस पे 6 7 पे रेकरिंग है यानी 6 7 हमेशा रिपीट हो रहा है यानी 5 6 7 हमेशा रिपीट हो जाएगा यानी 6 7 6 7। इन दोनों को क्या करना है ऐड करना है तो ऐड करेंगे तो ये कितना आ जाएगा। देखिए 7 4 11 6 7 6 6 4 10 एक 11 के एक हासिल एक लिख सकते या एक डिजिट और ले लीजिए तो आसान हो जाएगा 6। देखिए 6 4 10 के 0 हासिल 1 7 3 10 एक 11 एक 12 के 2 हासिल 1 6 4 10 एक 11 के एक हासिल 1 7 3 10 एक 11 7 3 10 एक 11 एक 12 के 2 हासिल 1 6 4 10 एक 11 के एक हासिल 1 लिख सकते हैं 5 4 9 1 10 के 0 हासिल 1 पॉइंट 2 1 3 1 4 हो गया यहाँ आ गया 2 1 3 यानी 3.01210। देखिए यहाँ पे रेकरिंग किस पे आ रहा है ये देखिए। अब देखिए 34 पॉइंट कितना है 0 1 ठीक। अब रेकरिंग देखिए 1 2 रेकरिंग पे आ रहा है 1 2 1 2 1 2 करके रेकरिंग हम लोग लिख सकते हैं। इस बात को 2 1 2 0 लिख सकते हैं 2 1 2 0 पूरा जो बात आ रहा है वही उतार दिए। अब इसमें से इसको घटाना है कितना को 33.59 9 पर रेकरिंग है तो 999 करके घटा देते हैं। अब देखिए जब घटाएंगे तो ये कितना आ जाएगा। देखिए 10 में से 9 गया 1 ये हो गया 11 11 में से 9 गया 2 ये हो गया 10 10 में से 9 गया 1 ये हो गया 11 11 में से 9 गया 2 ये हो गया 11 11 में से 9 जाएगा तो कितना हो जाएगा नहीं ये हो गया 10 10 में से 9 जाएगा 1 ये हो जाएगा 10 ये 9 9 में से 5 जाएगा 4 यानी यहाँ पे आ जाएगा कितना 0 3 में से 3 जाएगा तो कितना आ जाएगा 0 यानी कैंसिल हो जाएगा। यानी रेकरिंग आपको कितना आ गया 0.41221। यहाँ पे रेकरिंग क्या 1 2 पे रेकरिंग आ रहा है 1 2 पे यानी 0.412 यानी करेक्ट आंसर ऑप्शन बी इस प्रश्न का करेक्ट जवाब होगा। कौन सा ऑप्शन बी। ये सिंप्लीफिकेशन का क्वेश्चन था इसलिए मैंने इतना ज़्यादा सॉल्व करके बताया जबकि ये क्वेश्चन आसानी से क्विक सॉल्व हो जाएगा। नेक्स्ट 400 और 700 के बीच कितनी संख्या है जो 5 6 और 7 से डिविजिबल है। 5 6 और 7 से डिविजिबिलिटी चेक कैसे करते थे। सिंपल सा बात है जो संख्या 5 से कट जाए 6 से कट जाए और 7 से कट जाए यानी इन तीनों का एलसीएम लेंगे 5 6 और 7 का एलसीएम लेंगे तो ये आ जाएगा आपको कितना 210। कितना 210 210 वह संख्या है जो क्या 400 से और 700 के बीच कितनी संख्या। तो मान लीजिए 400 से हमको चेक करना है 400 और 700 के बीच पहली संख्या क्या आ गया 200 पहली संख्या 210। अगली संख्या देखेंगे तो इसमें इनसे मल्टीप्लाई करेंगे तो 630 आ जाएगा। फिर अगली संख्या चेक करेंगे तो 840 यानी ज़्यादा आ रहा है यानी केवल दो ऐसी संख्या है जो कितना है 5 से 6 से 7 से भी कट जाएगा और वह कितना 400 और 700 के बीच भी आएगा यानी करेक्ट आंसर ऑप्शन ए इस प्रश्न का करेक्ट जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट लिख रहा है दो संख्या x और y उनका महत्तम समवर्तक क्या होगा। दो अभाज्य संख्या कहने का मतलब कोई भी कॉमन न हो तो नो कॉमन यानी कॉमन नहीं होगा तो अभाज्य संख्या का HCF क्या होगा HCF 1 होगा केवल 1 HCF प्राप्त होगा यानी करेक्ट आंसर ऑप्शन बी इस प्रश्न का करेक्ट जवाब हो जाएगा। कौन सा ऑप्शन बी। नेक्स्ट इतना का मान ज्ञात कीजिए। इसको क्या करना है सिंप्लीफाई करना है तो सिंप्लीफाई कर लेते। देखिए यहाँ पे क्या दिया गया 4.5 माइनस ब्रैकेट में कितना दिया गया 3.2 यहाँ डिवाइड का साइन है यानी डिवाइड कर देते 0.8 से मल्टीप्लाई कितना 5 ठीक है। आगे क्या कर रहा है आगे जो चिन्ह है प्लस का चिन्ह है +3 मल्टीप्लाई 4 +3 मल्टीप्लाई 4
डिवाइड बाय कितना है 6, यानी 6 से डिवाइड कर दें, बस इसको सॉल्व करना है। 3 से काटिएगा तो 3 दूना 6, 2 मरते, 2 से कट जाएगा 4, कितना 2 मरते। जब इसको काटिएगा तो ये पॉइंट से पॉइंट हट जाएगा, 8 से कट जाएगा, 8 चौक 32 यानी 5 चौक 20 यानी 4.5 -20 प्लस कितना हो जाएगा 2, यानी करेक्ट आंसर कितना हो जाएगा देखिए 4 2 6 यानी 6.5 को हमको क्या करना है 20 में से घटाएंगे तो माइनस में रिजल्ट आएगा, वह भी कितना 13.5, यानी करेक्ट आंसर ऑप्शन ए इस प्रश्न का करेक्ट जवाब हो जाएगा। कौन सा? ऑप्शन ए। नेक्स्ट अगला प्रश्न देखिए, दिए गए विमान में घनाभ का विकर्ण ज्ञात कीजिए। देखिए जब भी विमान में घनाभ का विकर्ण पूछे तो रूट अंडर एल स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर लगाते हैं। क्या? रूट अंडर एल स्क्वायर बी स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर। एल का मतलब 9 का स्क्वायर, बी का मतलब हो गया 12 का स्क्वायर और एच मतलब 20 का स्क्वायर। जब इसको कीजिएगा तो ये देखिए कितना आएगा, 9 का स्क्वायर कितना आता है 81 81, 12 का स्क्वायर 144, 20 का स्क्वायर 400। ठीक, इन सभी को जब ऐड की जाए 81 144 और 400 को ऐड की जाए तो 625 प्राप्त हो जाएगा। और 625 किसका स्क्वायर होता है तो आप देखिए 25 का, यानी करेक्ट आंसर ऑप्शन सी इस प्रश्न का करेक्ट जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट, एक स्कूल में एक कक्षा 10 के 3 वर्गों में छात्रों की संख्या का अनुपात 3:5:8 के अनुपात में। यदि 3 खंड में क्रमशः 15 30 और 15 और अधिक छात्रों के प्रवेश किए जाए तो नया अनुपात 4:7:9 हो जाता है। तो नए प्रवेश से पहले छात्रों की कुल संख्या कितना था? देखिए पहले रेशियो कितना था 3:5:8। ठीक, अब यह रेशियो बदल के कितना हो गया 4:7:9, यानी कहने का मतलब ये कितना 8 से 1 बढ़ा, ये देखिए 3 से 4 1 बढ़ा, यहाँ देखिए 5 के बाद 6 7 यानी 2 बढ़ा। कहने का मतलब देखिए यहाँ कितना बढ़ रहा है, 1 बढ़ने का मतलब 15 बढ़ रहा है, 1 बढ़ने का मतलब 15 बढ़ रहा है और 2 बढ़ने का मतलब 30, यानी 1 यूनिट का वैल्यू कितना दिया गया 15। ठीक, और 2 यूनिट का वैल्यू 30। अब देखिए क्वेश्चन पूछ रहा है नए प्रवेश से पहले छात्रों की कुल संख्या कितना था, तो देखिए 8 2 10 10 3 13 13 3 16, यानी पहले टोटल स्टूडेंट कितना था 16। 1 यूनिट का वैल्यू 15 है तो 16 यूनिट का वैल्यू कितना हो जाएगा 16 × 15, यानी 16 को 15 से मल्टीप्लाई कीजिएगा तो 16 25 80 0 8 16 8 हो जाएगा 24, यानी 240, यानी करेक्ट आंसर ऑप्शन सी इस प्रश्न का करेक्ट जवाब हो जाएगा। कौन सा? ऑप्शन सी। नेक्स्ट अगला प्रश्न देखेंगे, लिख रहा है ए और बी संयुक्त रूप से एक व्यवसाय शुरू करते हैं। ए द्वारा किया गया निवेश बी द्वारा किए गए निवेश का 7 गुना के बराबर है, तो इतना रुपए के वार्षिक लाभ में ए का हिस्सा क्या होगा? देखिए ए और बी दोनों व्यवसाय करते हैं, ए और बी। ठीक, ए क्या करता है, ए द्वारा किया गया निवेश बी द्वारा किए गए निवेश का 7 गुना है, यानी बी अगर 1 रुपया लगाता है तो ए कितना लगाएगा 7 रुपया, और यह दोनों एक ही टाइम के लिए लगा रहा है, यानी समय 1 वर्ष, तो रेशियो यही अनुपात में उसका डिवाइड होगा। अब क्या कर रहा है, इतना रुपया के वार्षिक लाभ में ए का हिस्सा कितना है, तो देखिए 7 × 8 टोटल 8 यूनिट प्रॉफिट होता है। 8 यूनिट का वैल्यू दिया गया 2,75,000 2,75,000। ठीक, यानी 1 यूनिट का वैल्यू यहाँ से निकाल देंगे 2,75,000 डिवाइड बाय कितना 8, 1 यूनिट का वैल्यू आ जाएगा। हमसे पूछ क्या रहा है, तो ए का हिस्सा कितना है, ए का हिस्सा यानी 7 यूनिट, 1 यूनिट का वैल्यू इतना आ गया, तो 7 यूनिट का वैल्यू आप आसानी से निकाल सकते हैं। इसको काटिएगा, यानी 7 यूनिट का वैल्यू आपको आ जाएगा, 7 से मल्टीप्लाई कीजिएगा 2,75,000 डिवाइड बाई 8 मल्टीप्लाई 7 यानी टोटल ये कैंसिल होके कितना आ जाएगा, देखिए जब इसको सॉल्व कीजिएगा तो ये आ जाएगा आपको 24,24,0625, यानी करेक्ट आंसर ऑप्शन ए इस प्रश्न का करेक्ट जवाब हो जाएगा। कौन सा? ऑप्शन ए। क्लियर है? नेक्स्ट अगला प्रश्न देखेंगे। अगला क्वेश्चन क्या कर रहा है, देखिए लिख रहा है 50 रुपये प्रति लीटर मूल्य वाले दूध में पानी को किस अनुपात में मिलाया जाए कि 35 रुपये प्रति लीटर मूल्य का मिश्रण प्राप्त हो जाए। देखिए 50 रुपया वाला दूध है, पानी का प्राइस क्या होता है 0 रुपया, इन दोनों को ऐसे मिलाया गया कि इसका प्राइस कितना हो जाएगा 35, बस रेशियो निकाल देना है। यहाँ से आ जाएगा 35, 50 में से 35 जाएगा तो आ जाएगा 15, 5 से काटिएगा तो 5 15, 5 7 35, यानी 7:3। पूछ क्या रहा है, तो इतना में दूध में पानी किस अनुपात में मिलाया जाता है। पहले क्या चाहिए, मिल्क
उसके बाद क्या चाहिए, वाटर, यानी क्या करेक्ट आंसर हो जाएगा 7:3, यानी क्वेश्चन में 7:3 नहीं दिया है, यानी करेक्ट आंसर ऑप्शन ए 3:7 इसका करेक्ट जवाब हो जाएगा। पहले पानी का लेंगे, उसके बाद क्या चीज का, दूध का, ठीक है, यानी करेक्ट आंसर 3:7। नेक्स्ट अगला प्रश्न देखेंगे। अगला क्वेश्चन लिख रहा है 30 पुरुष एक काम को 12 दिन में पूरा कर सकते हैं। 6 दिन के बाद 24 और पुरुष उनके साथ जुड़ गए तो शेष काम को पूरा करने में अब उन्हें कितना दिन लगेगा। देखिए 30 पुरुष अकेला उस काम को कितना दिन में कर लेता, 12 दिन में कर लेता। 30 पुरुष 12 दिन में काम कर लेता। 6 दिन के बाद 24 और पुरुष काम, यानी 30 पुरुष 12 दिन में काम कंप्लीट कर लेता। 6 दिन काम हो गया तो बचा कितना दिन, 6 दिन का काम बच रहा है। 12 दिन में कंप्लीट कर लेता, 6 दिन तक काम कंप्लीट हो गया तो बचा कितना, 6 दिन, यानी 30 पुरुष 6 दिन में जितना काम करेगा 24 और पुरुष उनके साथ जुड़ गए, यानी 30 और 24 कितना हो गया, तो आप देखिएगा 54 व्यक्ति उस काम को कितना दिन में करेगा, x दिन में कर लेगा। अब बस इसको सिंप्लीफाई कर देना है। सिंप्लीफाई कैसे कीजिएगा, 9 से काट दीजिए, 9 का 8 36, 9 9 से कट जाएगा, 3 से काटिएगा 10/3, यानी x का वैल्यू कितना आ जाएगा 10/3, यानी 10/3 को हम लोग क्या लिखते हैं, 3 9 1 10, यानी करेक्ट आंसर ऑप्शन डी इस प्रश्न का करेक्ट जवाब हो जाएगा। कौन सा, ऑप्शन डी। नेक्स्ट अगला प्रश्न देखिए। 100 लीटर के एक बाल्टी का इतना भाग भरा हुआ है, भर जाता है, बची हुई बाल्टी को भरने में कितना समय लगेगा। देखिए 6 मिनट में एक बाल्टी का 4/13 भाग भर जाता है, यानी 6 मिनट में 4/13 भाग भरता है तो बचता कितना, रेस्ट कितना बचता है, 4/13 जब भर जाता है बचेगा कितना, 13 में से 4 जाएगा 9/13, 9/13 भाग को भरने में कितना समय लगेगा। आप देखिए 4/13 भाग को भरने में हमको कितना समय लगता है, 6 मिनट, यानी एक भाग को भरने में हमको कितना समय लगेगा, 6 × 13/4, हमसे भरना कितना है, 9/13 भाग भरना है, यानी 9/13 भाग को भरने में कितना समय लगेगा, बस 6 × 13/4 मल्टीप्लाई कितना 9/13, बस इसको सॉल्व कर देना है। 13 से 13 कैंसिल हो जाएगा, 2 से काट देते, 2 दूना 4, 2 तिया 6, 3 मरते 9 तिया 27 बटा कितना आ जाएगा, 27/2 को हम लोग कितना लिख सकते, 1 4 दूना 8, यानी 3 दूना 6, 16.1/2 घंटा, यानी 16 मिनट 30 सेकेंड, यानी करेक्ट आंसर ऑप्शन बी इस प्रश्न का करेक्ट जवाब हो जाएगा। कौन सा, ऑप्शन बी। नेक्स्ट अगला प्रश्न देखेंगे। 1 मिनट 16 नहीं होगा, यहाँ पे 13 होगा, कितना 13 दूना 26 नहीं होता, 13.1/2। नेक्स्ट, राम 36 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से गाड़ी चलाता है, लेकिन प्रत्येक 10 किलोमीटर के अंत में पीने के लिए 5 मिनट रुकता है। याद करें कि वह 84 किलोमीटर की दूरी तय करने में कितना समय लेगा। हर 10 मिनट के बाद 10 किलोमीटर की दूरी तय करने के बाद वह क्या करता है, 5 मिनट के लिए रुकता है। उसको दूरी कितना तय करना है, यहाँ से यहाँ तक का दूरी तय करना है 84 किलोमीटर। हर 10-10 मिनट पे रुकता है तो एक बार 10 मिनट पे, ऐसे ही रुकते रुकते हुआ कितना बार, 8 बार रुकेगा, 80 मिनट, यानी 1 2 3 4 ऐसे 10 मल्टीप्लाई 8 बार रुक गया, यानी 80 मिनट के लिए रुक गया। अगला बार में तो वह कंप्लीट पहुंच जाएगा, यानी कितना बार रुका, 8 बार। एक बार रुकने में वह कितना समय लेता है, 5 मिनट था, यानी 8 बार रुकने में उसको टोटल समय कितना लगेगा, 8 × 5 = 40 मिनट का समय लगेगा। कितना रुकने में, ये उसको रुकने में 40 मिनट का समय लगेगा। लेकिन वह कर रहा है 84 किलोमीटर का डिस्टेंस अगर 36 के स्पीड से तय करता तो उसको टोटल समय कितना लगा, यानी 84/36, यानी ये कट जाएगा 12 बारते 36, 12 7 84, यानी 7/3 घंटा लगता है। 7/3 को हम लोग क्या लिख सकते हैं, 3 दूना 6, 6 1 7, 1/3, यानी इसको 60 से मल्टीप्लाई कर देंगे, यानी 2 घंटा प्लस कितना, इसको 60 से मल्टीप्लाई 3 दूना 6, 2 घंटा 20 मिनट का समय लगता है। कितना, 2 घंटा 20 मिनट। अब देखिए 2 घंटा 20 मिनट तो एक्चुअल समय लगता है, लेकिन वह 40 मिनट जो रुक रहा है उसके कारण उसको 40 मिनट और समय लगेगा, यानी 2 घंटा प्लस 60 मिनट,
60 मिनट करने का मतलब 60 मिनट करने का मतलब 1 घंटा, यानी टोटल 3 घंटा का समय उसको लगेगा उस डिस्टेंस को तय करने में। 3 घंटा मतलब 3 × 60 60 18 180 मिनट, यानी करेक्ट आंसर कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन ए इस प्रश्न का करेक्ट जवाब हो जाएगा। कौन सा? ऑप्शन ए। नेक्स्ट, धारा की दिशा में जा रही एक नौका की चाल 48 किलोमीटर प्रति घंटा है, जबकि धारा के विपरीत दिशा में उसकी चाल 32 किलोमीटर प्रति घंटा है। स्थिर जल में नाव की चाल ज्ञात कीजिए। जब कोई व्यक्ति धारा की दिशा में जाएगा तो दोनों जुड़ जाएगा, नाव प्लस धारा, ये आ जाएगा 48 किलोमीटर प्रति घंटा। क्या जो वही विपरीत दिशा में जाएगा तो x माइनस वाई बराबर कितना हो जाएगा? 32 किलोमीटर प्रति घंटा। जब इन दोनों को जोड़ेंगे तो 2x बराबर कितना हो जाएगा? 32, 8 2 10, 4 3 7 1 8 80, यानी x बराबर कितना आ जाएगा? 40 किलोमीटर प्रति घंटा। ये स्थिर जल में किसका चाल? नाव की चाल आ गया 40 किलोमीटर प्रति घंटा, यानी करेक्ट आंसर ऑप्शन सी इस प्रश्न का करेक्ट जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट, अगला प्रश्न देखेंगे। अगला क्वेश्चन लिख रहा है, जब किसी वस्तु के मूल्य में 25% कम कर दिया जाता है तो उसकी बिक्री x% बढ़ जाता है। यदि बिक्री आय में 20% की वृद्धि होती है तो x का मान ज्ञात कीजिए। देखिए क्वेश्चन को समझिए, आसानी से बन जाएगा। जब किसी वस्तु के मूल्य में 25% कम कर दिया जाता है, परसेंट का फ्रैक्शन वैल्यू कितना होता है? 1/4। 25% का फ्रैक्शन वैल्यू होता है 1/4, यानी पहले प्राइस पी था, प्राइस गुने क्वांटिटी बराबर क्या होता है? एक्सपेंडिचर, खर्चा। प्राइस पहले कितना था? 4 रुपया था, अब क्या 25% कम हो गया, अब प्राइस कितना हो गया? 3 रुपया हो गया। आगे क्या कर रहा है? तो उसकी बिक्री यानी एक्सपेंडिचर, बिक्री x% बढ़ जाती है। यदि बिक्री आय में 20% की वृद्धि हो, पहले जितना इनकम होता था उसमें 20% की वृद्धि हो गया। 20% का वृद्धि होने का मतलब कितना होगा? 20/2500। इसका फ्रैक्शन वैल्यू होता है 1/5, यानी पहले एक्सपेंडिचर पहले 5 रुपया उसको प्राप्त होता था तो अब कितना होगा? 6 रुपया प्राप्त होगा। ये बात क्लियर है। अब देखिए, अब हमको क्वांटिटी का बात किया जाए तो 5 में 4 से डिवाइड करेंगे, 5 डिवाइड बाई 4, तो ये आ जाएगा क्वांटिटी, यानी 5 डिवाइड बाई 4 का वैल्यू आ जाएगा 1.25, यानी पहले क्वांटिटी कितना खरीदते थे? 1.25। अब क्वांटिटी कितना खरीदे? 6 को 3 से डिवाइड करेंगे 2, यानी क्वांटिटी में कितना का वृद्धि हो रहा है? तो आप देखिएगा 0.75 का वृद्धि हो रहा है। ये 0.75 का वृद्धि किस पे हो रहा है? 1.75 का वृद्धि हो 1.75 पे हो रहा है। यही पूछ रहा है वह कितना परसेंट बढ़ गया, यानी 1.75 में 0.5 की वृद्धि हो गया, यानी इतना परसेंट बढ़ गया, मल्टीप्लाई 100, पॉइंट से पॉइंट कैंसिल, 25 से 75, ये कट जाएगा आपको कितना? मतलब 25 से कट जाएगा आपको 25 से 75, 25 चौके 100, इस 7 मरते कट जाएगा, ये कट जाएगा आपको 7 मरते 1 मिनट, 8 मरते 8, 35 के 5 हासिल 3, 7 और 14 3, यानी 7 मरते कट जाएगा, यानी 300 डिवाइड बाई कितना है? इतना का वृद्धि हो गया, यानी 300 डिवाइड बाई 7 अगर कीजिएगा तो ये आपको लगभग में कितना आ जाएगा? x का मान आ जाएगा 300 को अगर 7 से डिवाइड किया जाए तो 7 14, 7 21, 21, 1 मिनट, यहाँ 75 का है यार, 25 नहीं यहाँ, 1 मिनट, यहाँ पे आपने क्या किया? देखिए यहाँ कुछ नहीं है, यहाँ पे देखिए कितना का वृद्धि हो रहा है? 0.75 का वृद्धि हो रहा है। कितना? 0.75 का वृद्धि हो रहा है। किस पे हो रहा है? 1.25 पे, गुने 100, 100 से मल्टीप्लाई कीजिए, पॉइंट से पॉइंट हट गया, 25 से काट दिया, 25 से 75, 25 चौके 100, 25 25 100, 5 मरते 5 से कट गया, 5 दूना 10, 3 दूना 6, यानी 60%, यानी करेक्ट आंसर ऑप्शन डी। नेक्स्ट लिख रहा है क्या? एक डीलर ने एक वस्तु पर 2% की हानि पे बेचा। यदि उसने 44 रुपये अधिक में बेचा होता तो उसे 20% का लाभ होता। वस्तु का क्रय मूल्य ज्ञात कीजिए। मान लीजिए प्राइस कितना था? 100 रुपया, उस पर क्या किया? 2% हानि पे बेच रहा है। कितना? 98 पे बेच रहा है। क्वेश्चन में कह रहा है यदि उसने 44 रुपये अधिक में बेचा होता तो 20% का प्रॉफिट होता, यानी 100 से कितना 20% का प्रॉफिट, यानी 120 रुपया का प्रॉफिट। ये इससे यह कितना ज़्यादा है? तो आप देखिएगा यह 22% ज़्यादा है, 22 ज़्यादा है। 22 यूनिट का वैल्यू कितना दिया गया? 44, 44, यानी 1 यूनिट का वैल्यू कितना दिया गया? 2। हमसे पूछ रहा है वस्तु का क्रय मूल्य कितना है? 100 यूनिट माने थे, 1 यूनिट का वैल्यू 2 है तो 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे, यानी 200। वस्तु का क्रय मूल्य कितना है? 200, यानी करेक्ट आंसर ऑप्शन डी। नेक्स्ट,
किसी वस्तु को 12% लाभ तथा 18% के दो क्रमिक छूट के पश्चात इतना रुपया में बेचा जाता है। वस्तु का अंकित मूल्य ज्ञात कीजिए। देखिए एक बार किसी वस्तु को क्या कर रहा है, एक वस्तु का अंकित मूल्य ए है, ठीक है, उसको क्या कर रहा है 12% और 18% का दो क्रमिक छूट देता है। 12% का छूट देने का मतलब हुआ बिक कितना रहा है 88/100 में। फिर क्या करा है 18% का छूट यानी कितना 82/100। ये जो छूट देने के बाद उसका सेलिंग प्राइस कितना हो जाएगा 54,120 रुपया। 54,120 रुपया यानी जब अंकित मूल्य निकालिएगा यहाँ से ए का वैल्यू कितना हो जाएगा 54,120 मल्टीप्लाई कितना 100 मल्टीप्लाई 100 डिवाइड बाय कितना हो जाएगा 88 मल्टीप्लाई कितना 82। जब इसको सॉल्व कीजिएगा तो ये आसानी से कट के आ जाएगा कितना, ये कट के आ जाएगा आपको 75,000 यानी करेक्ट आंसर आपको हो जाएगा कितना। देखिए ऐसे भी काट सकते हैं, 5 से काट देते, 4 से काट देते, 4 दूना 8, 22 मरते हैं 25 चौका 100, कोई दिक्कत नहीं है। 22 बटा ये आ जाएगा। अब देखिए 41 इसको काट देते 50 और इसको काट देते 41 41। अब इसको काटिएगा तो ये कट जाएगा आपको कितना मरते, देखिए 11 से काटिएगा तो 11 दूना 22, ये 11 से कट जाएगा आपको कितना मरते 4 11 चौक 44 4 9 20 मरते कट जाएगा। 2 से काटिएगा तो ये आ जाएगा आपको कितना 41 से भी ये कट जाएगा आसानी से, 41 से ये कट जाएगा 120 मरते 120 मरते। 2 से इसको काटिएगा तो 60 मरते कट जाएगा यानी करेक्ट आंसर हो जाएगा 60 मल्टीप्लाई 25 मल्टीप्लाई 50 यानी इसको जब मल्टीप्लाई कीजिएगा तो ये आ जाएगा 75,000 यानी करेक्ट आंसर ऑप्शन ए। नेक्स्ट अगला प्रश्न देखेंगे। एक निश्चित राशि 12% प्रति वर्ष की दर से 8 वर्ष का अर्जित साधारण ब्याज, उसी राशि पे 21 वर्ष का अर्जित साधारण ब्याज का अनुपात ज्ञात कीजिए। यानी कोई राशि कोई प्रिंसिपल पी है, ठीक है, वह 21% प्रति वर्ष की दर से 8 वर्ष का सिंपल इंटरेस्ट, ठीक, जो प्राप्त होगा सो उसी राशि पे 21 वर्ष के लिए 8% 21 वर्ष के लिए 21% की दर से सिंपल इंटरेस्ट का रेशियो निकालना है। बस 00 से 00 कैंसिल, प्रिंसिपल से प्रिंसिपल कैंसिल, 21 से 21 कैंसिल, 8/21 इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा 8/21 यानी करेक्ट आंसर ऑप्शन ए। नेक्स्ट अगला प्रश्न क्या कर रहा है, देखिए लिख रहा है 3 पुरुष का औसत वजन 4 किलोग्राम बढ़ जाता है जब उनमें से एक जिसका वजन 100 किलोग्राम है उनकी जगह पे दूसरा आदमी ले लिया जाता है। नए आदमी का वजन ज्ञात कीजिए। देखिए 3 व्यक्ति है और सबका औसत वजन कितना होता है 4 की वृद्धि हो जाता है यानी एवरेज में 4 का वृद्धि यानी ओवरऑल कितना 4 से 12 का वृद्धि हो गया, कितना 12 का वृद्धि हो गया, ठीक। यह वृद्धि कब हुआ, जब 100 किलो जाता है और उसके स्थान पे कोई व्यक्ति आता है, उसका भार कितना होना चाहिए 100 से कितना ज़्यादा 12 ज़्यादा यानी 112 kg का व्यक्ति अगर उस स्थान पे आता है तो वह व्यक्ति कितना हो जाएगा सब में 4 kg का वृद्धि कर देगा यानी करेक्ट आंसर ऑप्शन बी। नेक्स्ट अगला प्रश्न देखिए। आरिफ ने वार्षिक रूप से चक्रवृद्धि ब्याज पर 25% वार्षिक ब्याज दर पर लिया और ऋण 3 वर्ष के बाद इतना रुपया का भुगतान करके चुकाया। ऋण की राशि ज्ञात कीजिए। क्या करा 25% की वार्षिक दर पे कोई व्यक्ति ब्याज लेता है तो 25% का फ्रैक्शन वैल्यू होता है 25 चौका 100 1/4 यानी 4 रुपया लेता है तो उसको कितना चुकाना पड़ेगा 5 रुपया, 1 रुपया इंटरेस्ट चुकाना पड़ेगा। यह कितना 3 साल के लिए लेता है यानी 4 के पावर 3 कर दीजिए, 5 के पावर 3 4 के 64 यानी 64 रुपया अगर लेता है तो 5 का 125 रुपया उसको चुकाना पड़ता है। कह रहा है कि वह उसके बाद इतना रुपया चुकाता है यानी 125 यूनिट का वैल्यू दिया गया 15,625 यानी 1 यूनिट का वैल्यू यहाँ से आप निकाल सकते हैं कितना 125। 1 यूनिट का वैल्यू कितना आ जाएगा 125। हमसे पूछ रहा है राशि कितना लिया था 64 यूनिट लिया था, 1 यूनिट का वैल्यू 125 है तो 64 में 125 से मल्टीप्लाई कीजिएगा, ये आ जाएगा कितना 8,000 रुपया यानी करेक्ट आंसर ऑप्शन बी इस प्रश्न का करेक्ट जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट निम्नलिखित में सबसे छोटा अनुपात कौन सा होगा। इनमें सबसे छोटा अनुपात ज्ञात करना है तो आप क्या कीजिए, सबसे पहले आप क्या कीजिए क्रॉस मल्टीप्लाई करके कर सकते हैं आसानी से। देखिए 5/6 और कितना 7/9, 9 से मल्टीप्लाई कीजिए 9 × 5 = 45 7 × 42 यानी सबसे छोटा देखना है तो ये वाला आंसर गलत हो जाएगा। अब देखिए 7/9 के साथ हम लोग देख लेते 11/12 को,
12 7 दूना 14, 7 ही 8, 12 84, 11 99, ये बड़ा है ये छोटा, यानी ये वाला आंसर भी गलत हो जाएगा। ऑप्शन 7/9 को 7 हम कितना देख सकते हैं, 13/18, 13/18, 18 सत्य हो जाएगा आपको कितना, 18 सत्य 8 सत्य 56 की 6 हासिल 5। देखो 8 सत्य 56 की 6 हासिल 5, 7 5 कितना 7 3 10 दोबारा 126, और 13 कितना 13 17 से 117 याद कर सकते हैं, यानी करेक्ट आंसर कौन सा होगा, इनमें सबसे छोटा कौन है, 13/18, यानी ये कैंसिल हो जाएगा, यानी करेक्ट आंसर ऑप्शन बी इस प्रश्न का करेक्ट जवाब हो जाएगा। कौन सा, ऑप्शन बी। नेक्स्ट, XYZ एक काम को 5 दिन 15 दिन और 30 दिन में पूरा कर सकते हैं। ठीक है, एक्स है, वाई है, जेड है, कितना दिन, 5 दिन 15 दिन और 30 दिन, 5 15 और 30 दिन में पूरा कर सकते हैं, यानी इन टोटल मिला के काम कितना है, तो इन सभी का एलसीएम ले लेंगे तो एलसीएम प्राप्त होता है 30 काम, यानी 5 का 30, 15 दूना 30, 30 कम 30, यानी एक दिन में सबका काम निकल गया। क्वेश्चन में क्या करा है, यदि हर दूसरे दिन वाई और जेड एक्स की सहायता करता है, पहला दिन एक्स काम करेगा, पहला दिन एक्स, दूसरा दिन क्या करेगा, एक्स वाई जेड तीनों मिलकर काम करेगा। पहला दिन कितना काम होगा, 6 काम होगा, दूसरा दिन कितना, 6 3 9, 9 काम होगा, यानी 2 दिन में कितना काम हो गया, 9 6 15, 2 दिन में 15 काम हो गया। हमको कंप्लीट कराना है 30 काम, तो 2 दिन और लगेगा, 15 दूना 30, यानी टोटल 2 दिन में 15 काम होता है। तो 30 काम करने में कितना, इधर भी 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, इधर भी 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, यानी 4 दिन, यानी करेक्ट आंसर ऑप्शन डी इस प्रश्न का करेक्ट जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट, अगला प्रश्न देखेंगे। अगला क्वेश्चन क्या कर रहा है, देखिए, लिख रहा है, एक आदमी कुल यात्रा का 3/60 ट्रेन द्वारा, कुल यात्रा का 5/14 बस के द्वारा और शेष 3 किलोमीटर पैदल तय करता है, तो कुल यात्रा क्या है। देखिए, मान लीजिए टोटल डिस्टेंस कितना है, 14 किलोमीटर का डिस्टेंस हमने माना, 14 किलोमीटर, इसमें से 3/7, इसका 3/7 निकालिएगा तो 7 दूना 14 आ जाएगा और 3 दूना 6, यानी 6 भाग यहाँ आ गया। इसका 5/14 निकालिएगा तो ये कितना आ जाएगा, 5/14, 14 से 14 कैंसिल, यानी 5 यूनिट यहाँ आ जाएगा, ये आ जाएगा 5 यूनिट, 5 यूनिट, यानी 6 5 कितना, 6 4 10, 1 11, 11 यूनिट, बचा कितना, 3 यूनिट, बच रहा है कितना, 3 यूनिट, और 3 यूनिट का वैल्यू कितना दिया गया, 3 किलोमीटर, 3 किलोमीटर, यानी 1 यूनिट का वैल्यू कितना हो जाएगा, 1 किलोमीटर। हमसे पूछ रहा है उनकी कुल यात्रा कितना था, हमने माना था 14 यूनिट, यानी 1 यूनिट का वैल्यू 1 किलोमीटर है, तो 14 यूनिट का वैल्यू कितना हो जाएगा, 14 किलोमीटर, यानी करेक्ट आंसर ऑप्शन ए। नेक्स्ट, अगला प्रश्न देखिए, लिख क्या रहा है, इसका मशक ज्ञात कीजिए। 2 की पावर 15 कितना दिया गया, 2 की पावर 15 प्लस 1, और कितना दिया गया, 2 की पावर 25 प्लस 1। इसका क्या करना है, HCF निकालना है। सबसे पहले आप क्या कीजिए, 15 और 25 का HCF निकाल दीजिए। 15 और 25 का, 15 और 25 का जब HCF निकालिएगा तो ये HCF आपको कितना प्राप्त आ जाएगा, देखिए ये HCF आपको प्राप्त आ जाएगा 5, 15 और 25 का HCF कितना आ जाएगा, 5, यानी करेक्ट आंसर कौन सा होगा, देखिए 2 की पावर 5, 2 की पावर 5 प्लस 1, इसका HCF प्राप्त हो जाएगा कितना, 2 की पावर 5 प्लस 1, यानी करेक्ट आंसर ऑप्शन बी। नेक्स्ट, अगला प्रश्न देखेंगे। अगला क्वेश्चन क्या कर रहा है, देखिए, नेक्स्ट प्रश्न है, देखेंगे अगला प्रश्न क्या कर रहा है, आसानी से इस क्वेश्चन को भी हम लोग सॉल्व कर पाएंगे। देखिए, लिख रहा है, एक बेईमान दुकानदार 6.2/3% की हानि उठाता है, परंतु 15 किलोग्राम की जगह वह 13 किलोग्राम का वाट प्रयोग करता है, तो उसको होने वाला लाभ प्रतिशत ज्ञात कीजिए। देखिए,
6.2/3% का हानि उठाता है। कह रहा है क्या, 6.2/3% को हम लोग क्या लिख सकते हैं, 6.2/3% को हम लोग लिख सकते हैं कितना, 1/15, कितना 1/15। ठीक है, अब क्या करें, यानी 15 रुपया में वह 1 रुपया का लॉस कमाता है। 15 रुपया में 1 रुपया का लॉस, यानी कितना, 15 का सामान कितना में बेच रहा है, 14 रुपया में। यह सामान बेचने का बात कर रहा है, 15 का सामान 14 में बेच रहा है, लेकिन वह 15 ग्राम की जगह कितना ग्राम तोलता है, 13 ग्राम तोलता है। यानी 15 रुपया का सामान 14 में बेचता है, लेकिन वह 15 की जगह पे कितना ग्राम तोलता है, 13 ग्राम तोलता है। यानी बेच तो रहा है 14 में, लेकिन तोल कितना रहा है, 13। 15 ग्राम की जगह वह 13 ग्राम का तौल का प्रयोग करता है। यानी सामान कितना बेचता है, 13 ग्राम का सामान बेचता है, 13 ग्राम का सामान बेच रहा है। ठीक है, देखिए 13 ग्राम का सामान बेच रहा है, कितना की जगह, 15 की जगह। जब दोनों को मल्टीप्लाई की जगह, 15 से 15 कैंसिल हो जाएगा, क्रॉस मल्टीप्लाई करके मल्टीप्लाई की जगह तो 13 से 14 आ रहा है, यानी 13:14 आ रहा है। 13 रेशियो कितना, 14, कितना का वृद्धि, 1 का वृद्धि हो रहा है। 13 में 1 का वृद्धि, यानी 1/13 गुने 100। जब इसको सॉल्व कीजिएगा तो ये ओवरऑल 7.9/13 इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, 7.9/13। यानी ऑप्शन बी इस प्रश्न का करेक्ट जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट, अगला प्रश्न देखिए। लेकिन रिशु अपने आय का X% बचाता है। यदि उसकी आय में 25-26% की वृद्धि होती है और व्यय में 20% की वृद्धि होती है, तो उसके बचत में 50% का वृद्धि हो जाता है। X का मान ज्ञात कीजिए। देखिए क्या कर रहा है, X का वैल्यू ज्ञात करना है, कैसे निकालेंगे, X का वैल्यू ज्ञात करना है। देखिए 25% का वृद्धि कर देता है। क्वेश्चन को आप लोग सॉल्व कीजिए, क्योंकि सिस्टम न चलने के कारण दो क्वेश्चन आप लोग को सॉल्व करना है और इसका कमेंट बॉक्स में आंसर करना है। एक क्वेश्चन ये है और एक क्वेश्चन और है। चलिए, थैंक यू फॉर वाचिंग दिस वीडियो। ऐसे इंपॉर्टेंट वीडियो पाने के लिए अपने चैनल BSc बिहार स्टेट एग्जाम को सब्सक्राइब कर ले, साथ ही बेल बटन को दबा दे, ताकि आने वाले प्रत्येक वीडियो का नोटिफिकेशन आपको समय पर मिल सके। थैंक यू वंस अगेन।